जो नेतन्याहू जी मानते थे। उनका भी मानना ये है कि अलग-वार होनी चाहिए, सबसे एक साथ निपटना चाहिए। वेपन सप्लाई करके पैसा सप्लाई कर रहा है हर वक़्त लगातार, और ये भी एक तरह का इन्वॉल्वमेंट ही है। वो खुल के उनके साथ हैं, स्टेटमेंट भी वो लोग दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, यूरोप ने भी दिए हैं, अमेरिका भी दे रहा है स्टेटमेंट इज़राइल के साथ। अरब्स तो खामोश बैठे हैं, उनका क्या था वो हो जाएगा, ऐसा लगता है। ऑल आउट वार वो चाहते थे। इज़राइल की स्थिति अच्छी नहीं है अंदर। अ, वो से 9-10 महीना हो रहे हैं अब, 9 महीने हो जाएंगे लड़ते हुए जी। इनको हमस से। अभी तक हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे से एरिया में है गाजा के, उसको नहीं हरा पाए हैं। उसको उनका जो ऑब्जेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज एक खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर है। खास मेहमान आपके साथ जुड़े हैं, कमर आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कमर आगा साहब। ईरान से खबर आ रही है, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को कहा कि तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है और फिलहाल किसी ने भी इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शक इजराइल पे जताया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल, किसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। आप किस तरह से ले रहे हैं कि जो अब की ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं सीज फायर को लेकर कोशिश की जा रही थी, और अगर इस्माइल हानिया की बात करें तो एक मेजर और इम्पोर्टेंट इंटरलॉक्यूटर की वो भूमिका में थे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अटैक को? देखिए, कई चीजें हैं इस अटैक के साथ। पहली तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि ईरान में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, उनके यहाँ सिक्योरिटी लैब्स बहुत बड़ा है ये। और पहली दफे नहीं हुआ, उनके यहाँ कई एक उनके साइंटिस्ट और दूसरे लीडर्स की भी हत्याएं हुई हैं। हमेशा यही कहा गया कि जो है इसके पीछे मोसाद, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। लगता भी है, वो क्लेम नहीं करते, न डिक्लाइन करते हैं, है उन्हीं का हाथ। हाँ, ये जरूर है कि एग्जीक्यूशन हो सकता है उन्हीं ने न किया हो, लोकल ईरानी उसमें इन्वॉल्व हो। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं ईरान में, एक आध, उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है, तो वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है अमेरिकन से भी, और क्या कहते हैं, इजरायलियों से भी। मुजाहिदीन खल्क उसमें एक है, इस तरह के संस्थाएं हैं। ये इराक में थे पहले, सद्दाम हुसैन के पीरियड में, उनके बाद अब ये इधर उधर हो गए। ये रिजीम के सख्त खिलाफ हैं, ये सेकुलरिस्ट हैं, और थोड़े से अपने को लेफ्टी बताते हैं। काफी कंफ्यूजन है, लेकिन संख्या इनकी अच्छी। जी। लेकिन कमर आगा साहब, एक सवाल सबसे बड़ा निकल कर ये आ रहा है, जो आपने भी बात कही। आखिर किस तरह से इजराइल ने हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिया, उनको किस तरह से ईरान के अंदर ही मार डाला? कहा जा रहा है कि एरियल प्रोजेक्टाइल से इस मामले को अंजाम दिया गया है। बहुत आसान है इस तरह के ड्रोन्स का या मिसाइल का इस्तेमाल करना। इजराइल के पास तो बड़े प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, हर तरह के हैं। समुंदर है, शिप से लॉन्च किया गया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी कंट्री ने आसपास की नेबर ने परमिशन दी हो या एयर स्पेस की वो अलाउ करने की। तो ये लोग के शिप हैं वहाँ आसपास होते हैं, उनका इस्तेमाल लगता है कि किया गया है। और यह है कि इसकी वजह से इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। जो इसराइल चाहते जाएगा, ऐसा लगता है। ऑल आउट वार वो चाहते थे। इसराइल की स्थिति अच्छी नहीं है अंदर। अ, वो से 9-10 महीना हो रहे हैं अब, 9 महीने हो जाएंगे लड़ते हुए जी। इनको हमस से। अभी तक हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे से एरिया में है
गाजा के उसको नहीं हरा पाए हैं। उसको उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि पूरी तरीके से हम ध्वस्त कर देंगे पॉलिटिकली भी और मिलिट्रीली भी हमास को, वो नहीं हुआ, वो अभी भी इंटैक्ट है। अब एक ही तरीका है कि जंग को इनलार्ज कर दो और इनलार्ज करके फिर उसमें ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसमें अमेरिका को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, पश्चिमी देश भी इजराइल की मदद को आएंगे। ये इजराइल काफी दिनों से कोशिश कर रहा था। इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो अभी दौरा था अमेरिका में, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था। और इजराइल का मानना ये है कि भाई जब तक ईरान को कंटेन नहीं किया जाएगा, इन ग्रुप से लड़ना मुश्किल है। ईरान अगर एक बार कंटेन हो जाता है, रिजीम चेंज हो जाती है वहां, या रिजीम इंटरनली इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर इन ग्रुप्स को आसानी से हराया जा सकता है। जी, है। ये सोच है इजराइल की। और वो हालांकि मैं नहीं समझता कि ईरान को कंटेन करना या ईरान को कि रिजीम को खत्म कर देना। एक सवाल बड़ा अहम निकल कर आ रहा है, वो ये कि आखिर इस हमले के लिए इजराइल ने ईरान को ही क्यों चुना? कहीं और किसी और लोकेशन भी इस्माइल हानिया को वो निशाना बनाया जा सकता था। व्हाई ओनली ईरान? देखिए, एक ईरान का समर्थन सबसे ज्यादा है इस वक्त हमास को। कोई भी इस्लामिक देश है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो वो ईरान है। ईरान, फिर दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान ने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखी है, जिसके अंदर हूती रेबल्स भी हैं, शिया मलेशिया इराक के, और सीरिया में जो है बहुत से, और कुछ सुन्नी मलेशिया भी हैं वहाँ पे इनके साथ, और हमास भी उसी का एक पार्ट है। हिजबुल्लाह जो सबसे नॉन स्टेट एक्टर या मिलिटेंट ग्रुप है इनके। इन पश्चिमी देशों का मानना यह है कि ये अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इसमें से मूवमेंट बहुत पुराने हैं, वो हर बात इजराइल की नहीं मानेंगे, ईरान की नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि हर चीज में होंगे, लेकिन ये उनका स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी बहुत डीप, जी, क्योंकि बहुत डीप है, तो इस वजह से बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है बिटवीन। हर इस्माइल हानिया बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे हमास के। उनकी लीडरशिप में हमास ने बहुत आगे बढ़ी, प्रोग्रेस किया, इलेक्शन लड़ा, जीते, उसके बाद से पावर नहीं शेयर की उन्होंने, दोबारा इलेक्शन ही नहीं हुआ। और कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए हैं ये लोग, और इनकी आपस में भी काफी टेंशन है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो सल्फी वहाबी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। जिनकी ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड जो है वो, उसका मानना ये है कि इस्लाम में किंगशिप नहीं है, इस वजह से बहुत टेंशन है आपस में भी इन लोगों के। जी। लेकिन एक सवाल और जिसको लेकर बड़े काफ़ी अरसे से बात चल रही थी, वो ये कि एक तो अमेरिका में हम जानते हैं कि इलेक्शन है और बाइडेन लीडरशिप में ये इज़राइल की तरफ से इस्माइल हानिया पे जो हमला हुआ है, संघर्ष विराम सीज़फायर की जो बातें हो रही थी, क्या वो हम लगता हुआ देखते हैं कि सीज़फायर हो पाएगा या एस्केलेशन होता नज़र आएगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि जो टाइमिंग इसकी जो है अटैक की बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उस समय हुआ जब पहली बात तो ये कि वहाँ पे अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, नंबर वन। नंबर दो बात ये है कि वहाँ पे पीस टॉक्स की बातचीत चल रही है कैरो के अंदर। तीसरी चीज ये, ईरान में अभी नए प्रेसिडेंट ने शपथ ली है, और तो ये सारी चीजें हैं उसके से जुड़ी हुई। ये सब नए प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं पीस एंड डायलॉग की और मसलों को हल करने की, पश्चिमी देशों से बातचीत करने की। उस बीच में ये सारा एजेंडा इसने हाईजैक कर लिया। अब ऐसा लगता है कि ऑल आउट वार होके रहेगी, जो नेतन्याहू जी मानते थे। उनका भी मानना ये है कि ऑल आउट वार होनी चाहिए, सबसे एक साथ निपटना चाहिए इन ग्रुप को।
अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका और इजरायली के इंटरेस्ट जो है इंटरट्विन, यानी एक ही इंटरेस्ट है दोनों। जितने ग्रुप भी हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे ये कहते हैं, ये सब अमेरिका के भी विरुद्ध हैं, इजराइल से भी लड़ रहे हैं। तो दोनों का इंटरेस्ट एक है, दोनों चाहते हैं इनका सप्रेशन हो, इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस तरह से एक है। और ये है कि ये भी है कि अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर इजराइल जंग में जाता है तो अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। नेतन्याहू साहब जब वहां गए थे वॉशिंगटन, और वहां जाके मिले भी बहुत से बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से, और कांग्रेस को एड्रेस भी किया उन्हीं ने। वहां से जी इम्प्रेशन तो ये पड़ा था कि इन अमेरिकन ने इनसे कहा था कि युद्ध अब नहीं होना चाहिए। लेकिन जी ये है कि अब जो हो रहा है, इससे लगता है कि अमेरिका ने पहले सहमति दे रखी थी, वो स्टेटमेंट पब्लिक कंजम्पशन के लिए था क्या, इस तरह की अब आने वाला समय बताएगा। हम थोड़ी देर में जी, लेकिन कमराना साहब, एक सवाल ये है कि अब तक अमेरिका हो, इज़राइल हो, किसी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया या कोई ज़िम्मेदारी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर नहीं आई है। ऐसे में अब नेतन्याहू की बात करें तो उनको लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, और हम अगर दुनिया भर की बात करें तो ग्लोबली कई सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना पिछले कई सालों से हो रहा है। चाहे हम इज़राइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में अगर एस्केलेशन होता है तो किस तरह और किस तरह के हालात, कैसे हालात होते हुए हम पॉसिबल हो पाएँगे ये सारी चीज़ें? नहीं, अगर ईरान पे अटैक होता है तो फिर तो ऑल आउट वार हो जाएगी। उसमें ये सारे मिलिटेंट ग्रुप भी कूद पड़ेंगे, ऑलरेडी ये ज्वाइन कर चुके हैं हमास को, हुँ, और विगरसली। दूसरी बात ये है कि इजराइल और अमेरिका के पास बहुत ताकत है, बहुत अच्छे प्लेन है, मगर ये कि रिजीम चेंज मुझे नहीं लगता कि ये लोग कर पाएंगे आसानी से। ये सही है कि उनके पास एयर पावर इतनी है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत से शहरों का ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लोग भी बहुत मर सकते हैं, लाखों लोग मर सकते हैं। लेकिन ईरान के पास भी इतनी क्षमता है कि वो बहुत से टारगेट इजराइल के और अमेरिका के भी जो उस क्षेत्र में है उनको वो क्षति पहुंचाए। उसने डिमॉन्स्ट्रेशन भी पहले करके दिखा दिया। तो और दूसरा उसका कहना यह है कि हम जो है, ईरानियों ने कहा कि हम जो है वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर देंगे, वो बहुत आसानी से हो जाएगी। युद्ध अगर फैलेगा, अगर होता है तो फिर वो उनके ट्रुप्स जो है वो कतर और बहरीन में है, बहरीन और कतर भी इस युद्ध के चपेट में आ सकते हैं। ईरान ने ये साफ कहा है कि जो भी उनको मदद करेगा मिलिट्री या दूसरी तरह की, उसको वो टारगेट करेंगे। तो इसके रिपरकशंस बहुत होंगे। जी। समझता हूँ कि नेतन्याहू को ये सोच के इसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर तेल की सप्लाई डिसरप्ट होती है तो अमेरिका, यूरोप के देशों में रिसेशन दोबारा से आ सकता है, और उसका असर तो ग्लोबल होगा। जी, इसलिए कोई नहीं लेकिन चाहता कि ये बहुत बढ़ जाए। लेकिन अगर एस्केलेशन होता है तो हम अगर हम अपने इस रीजन की बात करते हैं तो किस तरह के हालात हो पाएँगे? और ख़ास तौर से अरेबियन मुल्कों की बात करें तो ईरान के साथ कौन होगा? कौन इज़राइल की तरफ जाएगा? किस तरफ कैसे सपोर्टर्स बढ़ते हुए नज़र आएँगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान के सपोर्ट में कोई खड़ा होगा अरब। ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, कोई किसी की दूसरे की जंग नहीं लड़ता। फिर दूसरी बात ये है कि क्षेत्र में फैलेगी तो जाहिर बात है तेल के दाम पे असर पड़ेगा इमीडिएट, और अगर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। पता नहीं कितने महंगा हो जाएगा तेल। तेल से बड़ी समस्या है, तेल से सिर्फ मोटर गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि पचासों और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल है। इसी से फर्टिलाइजर बनता है, इसी से वो भी बनता है, क्या कहते हैं, प्लास्टिक की अलग अलग फॉर्म। तो तेल का तो बहुत यूज है,
अभी ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बन गई हैं, लेकिन ये है कि बहुत कामयाब नज़र नहीं आती बहुत सी, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी तेल का कारोबार आगे बढ़ता है। अगर हम बात करें सीज़ फायर की इस मकाम पर, जिस मकाम पर ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट पहुंच चुका है, इस्माइल हानिया को इज़राइल ने निशाना बनाया है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, और अगर दोनों के बीच कोई रास्ता निकालने की भूमिका निभा सकता है, तो वो कौन और कौन-सा देश कर सकता है? देखिए, वो सिर्फ़ अमेरिका कर सकता है, लेकिन अमेरिका खुद जुड़ा हुआ है इस वार से। वेपन सप्लाई करके, पैसा सप्लाई कर रहा है हर वक़्त लगातार, और ये भी एक तरह का इन्वॉल्वमेंट ही है। वो खुल के उनके साथ हैं, स्टेटमेंट भी वो लोग दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, यूरोप ने भी दिए हैं, अमेरिका भी दे रहा है स्टेटमेंट इज़राइल के साथ। अरब्स तो खामोश बैठे हैं, उनका कोई है नहीं, फिलहाल नज़र नहीं आता। ईरान, मुझे लगता है कि वो अकेला देश है, और लेकिन उसके जो साथ हैं, वो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो अगर ऐसा होगा तो अटैक भी करेंगे ज़रूर। बिल्कुल, लेकिन सर, अगर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत की भूमिका पर सवाल उठाएँ, या फिर हम जानें कि क्या भूमिका भारत की हो सकती है और किस तरह का असर भारत पर इस पूरे एस्केलेशन से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत पे भी असर पड़ेगा। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो बहुत बुरा असर पड़ेगा भारत के ऊपर। तेल तो बहुत है, लेकिन उसका मार्केट में आना मुश्किल होता है। उसके कारण ये है कि ये जो तेल जाता है वो गवर्नमेंट की रिफाइनरी हो या प्राइवेट रिफाइनरी, वहाँ रिफॉर्म होता है, फिर दूसरी जगह जाता है इंडस्ट्री में, ऊर्जा के लिए, फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए, या और बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको कहा जाता है कि बड़ी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वहाँ के ऊपर। इसलिए तेल, अगर जंग भी होती है तो कोशिश ये होगी कि ऑयल सप्लाई बनी रहे, जो कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत की बहुत बड़ी छवि है अरब देशों में, खासतौर से इन देशों में जिसका आपने नाम लिया, यहाँ पे समय खुल के इनके सब सपोर्ट में नजर आते हैं। तो वहाँ पे जो है एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। भारत जो है, क्योंकि इतना करीब है ये रीजन भारत से, और तेल का मेजर सप्लायर है, भारत इस वजह से भी खरीदता है, पड़ोसी एक्सटेंडेड पड़ोसी होने के नाते, और दूसरा ये कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ईरानियन ऑयल पे गियर्ड है। 3 सब। जी। लेकिन सर, ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ है ईरान के अंदर, अगर ये सवाल अगर हम पूछें आपसे तो? ईरान, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। और ईरान के लिए एक बड़ी समस्या है जंग अगर बढ़ती है। ये ईरान नहीं चाहता बिल्कुल जंग का विस्तार हो या फैले, क्षेत्र में बिल्कुल चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन हाँ, सऊदी अरेबिया जरूर कहता है कि ये युद्ध जो है समाप्त नहीं होगा तो ईरान की। जी, बिल्कुल, और जिस तरह के हालात बनते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में एस्केलेशन होता हुआ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहा है। हालाँकि सीज़ फायर को लेके काफ़ी लंबे अरसे से उम्मीद लगाई जा रही थी, और यही कोई उम्मीद नज़र आ रही थी कि शायद है, क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए प्रेज़िडेंट हैं, जो कि थोड़े लिबरल हैं और बातचीत करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अचानक से मसूद पेज़ेश्कियान के ओथ सेरेमनी से ही वापस आ रहे थे और वहीं पे ये हमला हो जाता है। तो हालात बदतरीन होते नज़र आ रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच। आगे क्या और किस तरह के हालात बनेंगे, आने वाला वक़्त बताएगा। क्या ईरान और इज़राइल ऑल आउट वॉर में जाते हैं? ये बड़ा सवाल बन के रहता है, क्योंकि पहले ही कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा खिंच गया है। अब ऑल आउट वॉर ही नज़र आ रहा है, सीज़ फायर की उम्मीद तो बिल्कुल बंद हो गई है। हमारा सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।